हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूँ। होली के बाद पहला सेशन है, यानी सेशन नंबर 18 है और इम्पॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है हम लोग अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी राजस्थान की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके करीब आ जाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि 3 महीने का वो समय देगा। हमको लगता है कि 42 से 45 दिन वो समय देता है, उतना ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है आपके लिए। ठीक है, रेगुलर पढ़ना, तो उसके मद्देनजर रखते हुए ठीक है, ये 18 क्लास है। अब लोगों को करना क्या है, जल्दी से लाइव आना है और इसको शेयर कर देना है और इसको लाइक करना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, खासकर राजस्थान में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो तुरंत आते हैं इसको क्या कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है ना। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एसी सर्किट में बिजली की खपत केवल कौन करता है। ठीक है, एसी सर्किट में बिजली की खपत केवल और केवल कौन करता है। ठीक है, बिजली की खपत कौन करेगा, इसका सही आंसर देना है। कैपेसिटर करेगा, इंडक्टर करेगा, रेसिस्टेंस करेगा या चोक करेगा। कौन पहले बिजली की खपत करेगा। देखो, चोक देखो सिंपल भाषा में कहें तो अपने गांव की भाषा में कैपेसिटर ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी सिंपल सेंस दिमाग में चोक का नाम सुन के क्या आता है, कैपेसिटर दिमाग में आता है। ठीक है, अच्छा ये देखो कैपेसिटर की पावर फैक्टर कितनी होती है, पावर फैक्टर 0 होती है, क्योंकि उसके बीच का फेज एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यही इंडक्टर की भी बात करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है, मगर ये लीडिंग होता है और ये क्या होता है, लैगिंग होता है। इसके भी अंदर का फेज एंगल कितना होता है, फेज एंगल इसके भी बीच का कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और ये क्या होता है, इसके पावर फैक्टर देखो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, यही सब चीज़ पूछेगा। पावर फैक्टर यूनिट होती है और जो फाई होती है, फेज एंगल वो क्या होता है, 0 होता है। यानी ये क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। इन फेज कौन इन फेज होता है, वी और जो आई है वो क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। क्या होते हैं, इन फेज होता है। फाई में क्या होता है, ये दोनों वी एंड आई इन फेज होते हैं। यानी यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर वी आई कॉस फाई का मान निकाला जाए, क्योंकि इसी सर्किट में बिजली की खपत, तो अगर वी आई कॉस फाई लगाया जाए, ठीक है, तो कॉस 90 है। ठीक है ना, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, सॉरी, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर किसी की वैल्यू 0 है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसमें भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। और ये क्या है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा, कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा। तो इसमें यही कहते हैं कि जो एसी सर्किट है इसमें जो केवल लॉस कराता है, केवल और केवल तुम्हारा कौन करा सकता है, रेसिस्टेंस करा सकता है। और कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो रेसिस्टेंस ड्रॉप करा सके। ठीक है, ये दोनों कौन सा पावर ड्रॉप कराते हैं, रिएक्टिव, याद रखना, रिएक्टिव यानी प्रतिकारी शक्ति जो होती है, ये दोनों ड्रॉप कराते हैं। और ये कौन सा केवल कराता है, केवल ट्रू पावर, रियल पावर। ठीक है, इसको याद रखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। कैपेसिटर तो एकदम नहीं होगा, इंडक्टर भी नहीं, रेसिस्टेंस हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ये जो फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछता है। अगला क्वेश्चन है, जब पावर ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी कॉइल से खींचा जाता है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहता है या गलत तरीके से बदलता रहता है। क्या होता है, जब पावर ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी कॉइल से खींचा जाता है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब वही समझ लो, डेल आर बराबर डेल बी अपॉन डेल आई की बात बोल रहा है। ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस जो चेंज होता रहता है। तो ये क्या होता है कि जब तुम सेकेंडरी साइड से खींचोगे, कॉइल को खींचते हो, यानी लंबाई एक तरीके से कहे तो बढ़ा रहे हो, तो उसमें जो तुम्हारी डायनेमिक रेजिस्टेंस का मान होता है वो क्या होने लगती है, बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे खींचते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि डायनेमिक रेजिस्टेंस तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो इसको रट भी सकते हो,
डायरेक्ट क्वेश्चन रटो कि डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है अगर तुम सेकेंडरी कॉइल से क्या करो, उसको खींच रहे हो सेकेंडरी साइड से सेकेंडरी कॉइल को, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो क्या हो जाता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। क्या होता रहता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये सब सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन, और एग्जाम में टकराएगा जरूर। क्या अगला क्वेश्चन कि रेजोनेंस की स्थिति में इंडक्टिव रिएक्टेंस निम्न के बराबर होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस निम्न के बराबर होता है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टेंस, किसके बराबर होगा। रेजोनेंस की स्थिति है, याद रखना। ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्फिडेंट को बढ़ाएंगे और पूछेंगे, ठीक है, पक्का। यही सब पूछता है यार, और क्या पूछेगा। चलो तो रेजोनेंस की स्थिति की बात करते हैं। देखो रेजोनेंस की स्थिति क्या होता है, जब Z का मान R के बराबर हो जाए, यानी इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए। पहला क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन यानी V और I क्या हो जाए, इन फेज हो जाए। रेसिस्टिव सर्किट तो कैलकुलेट इन फेज ही होगा ना। तीसरा केवल और केवल सर्किट में क्या बचे, हमारा रेसिस्टेंस बचे। जुड़े कैपेसिटर और इंडक्टर भी रहेंगे मगर उनका महत्व अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, चौथा, जब XL का मान XC के बराबर हो जाता है, XC के, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, उस समय क्या होता है, हमारा रेजोनेंस की कंडीशन आती है। और रेजोनेंस बराबर क्या होता है, 1/2 पाई रूट L/C, ठीक, सॉरी 1/2 पाई रूट LC, LC, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1/2 पाई रूट LC रेजोनेंस का फार्मूला है, रेजोनेंस FR रेजोनेंस बराबर, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें याद रखना है। एक क्वेश्चन 2 3 4 5 और भी ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर इनटू जाती है, तो करंट का मान क्या होता है या कुछ और क्या कंडीशन क्या होता है, तो इसमें इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। सर्किट कौन सा बोलते हैं, तो वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट बोलते हैं। ये सब सारी ही चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना। अगर फिलहाल इसमें क्या पूछा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। LC एक LC सर्किट दोलन, एक सर्किट ऑसिलेशन का उत्पादन नहीं कर सकता जब क्या हो, कैपेसिटेंस बढ़ाओ, इंडक्टेंस बढ़ाओ, प्रतिरोध बढ़ाओ या प्रतिरोध कम हो। कब नहीं हो सकता, एक LC सर्किट है जो ऑसिलेशन उत्पन्न करने का काम करता है, जैसे LC ऑसिलेटर बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टर कैपेसिटर ऑसिलेटर बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं। तो वो कब उस ऑसिलेशन यानी दोलन का उत्पादन नहीं करेगा, जब कैपेसिटेंस बड़ा हो, इंडक्टेंस बड़ा हो, प्रतिरोध बड़ा हो या प्रतिरोध कम हो। ठीक है, तो प्रतिरोध बड़ा हो तभी क्या हो सकता है, ये ऑसिलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। ऑप्शन सी देख रहे हो, यानी देखो क्या होता है, प्रतिरोध बड़ा होता है ना, तो होता क्या है, प्रतिरोध बड़ा होता है, देखो जो ऑसिलेशन होता है इन्हीं दो के इफेक्ट के कारण होता है, और जब यही दो नहीं होते हैं, रेसिस्टेंस का मान बड़ा हो जाता है, तो इनके इफेक्ट को क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कम करने लगता है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, ठीक है, पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ऑसिलेशन उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रतिरोध बड़ा हो तभी क्या होता है, LC सर्किट ऑसिलेशन उत्पन्न करने में असहाय होता है, ठीक है, या नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 132 का ऑप्शन सी
सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। वाटलेस करंट केवल संभव है किसमें? वाटलेस करंट किसमें संभव है? रेसिस्टिव सर्किट, नॉन रेसिस्टिव सर्किट या एलसी सर्किट, या एलआर सर्किट या कोई नहीं। वाटलेस करंट संभव है। इसको चाहो तो ट्रांसफार्मर से जोड़ के देख सकते हो, इसको चाहो तो ट्रांसफार्मर से जोड़कर देख सकते हो कि वाटलेस करंट संभव है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखें तो एक चीज़ देखने को मिलेगा केवल रेसिस्टिव सर्किट रहेगा तो उसमें वॉटफुल करंट बहता है। जब केवल और केवल रेसिस्टिव सर्किट होता है, ठीक है, तो वॉटफुल करंट बहता है। और एलआर सर्किट हो या सीआर सर्किट हो तो इसमें क्या होता है? वाटलेस प्लस वाटफुल दोनों करंट बहती है, यानी वाटलेस प्लस वाटफुल दोनों करंट बहती है। ठीक है, और केवल वाटलेस करंट बहानी है तो वो सर्किट क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंस से परे होना चाहिए, यानी उसमें रेसिस्टेंस का एडिशन नहीं होना चाहिए। तो जो नॉन रेसिस्टिव सर्किट होते हैं केवल और केवल उसमें क्या हो सकते हैं? वाटलेस करंट बह सकते हैं। तो नॉन रेसिस्टिव सर्किट होना ही चाहिए, तभी उसमें क्या हो सकता है? करंट बह सकता है। ठीक है, नॉन रेसिस्टिव सर्किट होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर एलआर की बात करेंगे, देखो एलआर में भी क्या है? वाटलेस है। वाटलेस इंडक्टर के लिए है, वाटफुल किसके लिए? रेसिस्टर के लिए। उसी तरह सीआर के लिए भी है। और जो केवल रेसिस्टिव रहेगा तो उसके लिए वाटफुल करंट हो जाएगा। तो वाटलेस करंट की संभावना पूछी है तो वो केवल और केवल किस में पॉसिबल है? नॉन रेसिस्टिव सर्किट में ही पॉसिबल है। ठीक है, सही है, क्योंकि वाटलेस करंट ही केवल पूछा है, उसमें ये नहीं पूछा है कि वाटलेस संभव किस में है। अगर संभव बोलता तो एलआर में भी संभव था, क्योंकि केवल की बात तो वहाँ पे नहीं होती ना, यहाँ पे केवल वही पूछा कि वाटलेस ही आनी चाहिए हमारी। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। पहला, एसी भी काम करेगा, डीसी भी काम करेगा। दूसरा डैम्पिंग कौन सा प्रयोग होता है, ठीक है, ये किसके टाइप है वो पूछता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो देखो पहला चीज़ ये जो है हमारा एडी करंट डैम्पिंग पे काम करता है। एडी करंट डैम्पिंग होती है, एडी करंट डैम्पिंग होती है। पहली चीज़ क्या होती है? एडी करंट डैम्पिंग। दूसरी चीज़ एसी तथा डीसी दोनों पे कार्य करता है। ठीक है, तीसरा चीज़ ये हीटिंग इफेक्ट। जैसे थर्मोकपल नहीं होता उसी टाइप में कुछ हॉट वायर भी होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट बेसिकली उसका प्रयोग करता है ये, यानी एक तरीके से कहें तो थर्मल टाइप का एक रूप है ये। ठीक है, थर्मल टाइप का एक रूप है। ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी तथा डीसी दोनों पे कार्य कर सकता है। ठीक है, दोनों पे कार्य कर सकता है, एसी हो चाहे डीसी हो दोनों पे कार्य करेगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। क्या होगा? ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप या स्टेप डाउन किसको करता है? तो स्टेप अप स्टेप डाउन उसी को करेगा जिसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है या जिस पे ये कार्य कर रहा है। तो हमको पता है कि एक ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य करता है, हमको पता है। किस पे कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य करता है। और इंडक्टेंस किस पे और केवल किस पे पॉसिबल है? हमारे एसी पे ही पॉसिबल है। देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कार्य करता है, सही है, मगर इसके साथ साथ कभी ये भी दे दे कि सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस, तब ये टिक करना है। क्योंकि प्राइमरी में क्या होती है, खुद के कारण फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ भी उत्पन्न होती है। जो फ्लक्स निकला खुद पे ही गिरती है एक बार, तो उसके कारण भी एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है प्राइमरी पे, और जो सेकेंडरी पे होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है। तो दोनों ही क्या है, एसी पे ही कार्य कर रहे हैं, पहली कहानी। ठीक है, स्टेप अप या स्टेप डाउन कैसे पता चलेगा? जब के का मान ये सब बराबर हो। ठीक है, ये बराबर हो और इसमें के का मान क्या हो, एक से अधिक हो, तो ये क्या हो जाता है हमारा स्टेप अप हो जाता है। और के का मान एक से कम हो तो ये स्टेप डाउन हो जाता है। ठीक है, याद रखना, के का मान एक से अधिक होगा स्टेप डाउन, के का मान एक से कम होगा तो स्टेप डाउन हो जाता है। और ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करता किसको है? तो केवल और केवल एसी को, केवल एसी को करेगा। ठीक है, एसी वोल्टेज एसी करंट दोनों को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। याद रखना है क्या कि जब वोल्टेज स्टेप अप होगा तो उसमें करंट क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। ठीक है, और जिसमें करंट स्टेप अप होगा उसमें वोल्टेज क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा जी? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमको पता है कि प्राइमरी में केवीए और सेकेंडरी में केवीए कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा कांस्टेंट होते हैं। यानी यहाँ पे बात करें तो वी आई की वैल्यू यहाँ के वी आई की वैल्यू के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर मान लो इसकी वैल्यू सेकेंडरी में 200 वाट है, 200 केवीए आ रही है, 20 केवीए आ रही है, तो अगर ये 10 हो रहा है तो इसको उसी अनुपात में नीचे होना पड़ेगा ना, कि हमेशा 20 ही आए, ज़्यादा कम ना आए, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना है। तो ये कहानी होती है। अच्छा, केवीए के साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या कांस्टेंट होता है? तो फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। इसके साथ एक और चीज़ पूछता है तो लिखना है क्या, मेन फ्लक्स। मेन फ्लक्स कभी नहीं बदलता है। ये सब सारी कहानी है। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन का भी कर देखो। ट्रांसफार्मर की जितनी चीज़ें एक तरीके से यहाँ पे बेसिक वाला पहले लेक्चर वाला रिवाइज करा दी। अगर ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन बात करता है तो ईएमएफ इक्वेशन बराबर 4.44 φm f। अगर प्राइमरी में है तो N1 लिखेंगे, अगर ये सेकेंडरी में है 4.44 φm f, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी F1 F2 नहीं लिखेंगे क्योंकि कभी नहीं बदलता है। अगर प्राइमरी में 50 हर्ट्ज है तो सेकेंडरी में भी 50 हर्ट्ज ही होगा। तो ये किस पे केवल किस पे काम करता है? ऑप्शन ए पे काम करता है। ठीक है, किस पे काम करता है? ऑप्शन ए पे कार्य करता है। ठीक है, आई होप देखो इससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, 7 8 10 12 क्वेश्चन हो गया और सारे ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही पूछेगा। ठीक है, एक एक चीज़ लेके चला जा रहा है, तो बस पढ़ते रहो और इसको शेयर कर दिया करो। ठीक है, और इसको लाइक कर देना है आ रहे हो तो। डायनेमो को कभी कभी बिजली उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। ये वास्तव में एक स्रोत है किसका?
किसका स्रोत है? आवेश, ईएमएफ, एनर्जी या नन, किसका सोर्स है ये? ठीक है, क्या हो सकता है इससे? आवेश बन सकता है, ईएमएफ बन सकता है, एनर्जी बन सकता है, या कुछ भी नहीं। हाँ देखो, डायनेमो सिंपल बात कर रहे हैं तो बिजली बनाने का काम कर रहा है, तो अगर डीसी बना रहा है तो डीसी जनरेटर, डीसी जनरेट करने वाला डीसी जनरेटर, एसी जनरेट करने वाला एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर हो जाएगा, सही है, एसी जनरेटर हो जाएगा, जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायनेमो कुछ नहीं, डायनेमो मतलब क्या होता है, जो पहले आज से 20-25 साल 30 साल पहले साइकिल में एक डायनेमो लगी आती थी कि रात में, और चाहे तो साइकिल में आप टॉर्च भी जला सकते हैं। ठीक है, बस यही कि आप जितना तेज़ पैडल मारेंगे साइकिल का, उतना ही अधिक वो जनरेटर डायनेमो घूमता था, उतना ही अधिक क्या होती, इंटेंसिटी उस लाइट की तगड़ी होती चली जाती थी। तो उसमें क्या करते थे, कुछ नहीं, एक तरीके से बस वो जो साफ्ट होता है उस पर पुली लगा के घुमाने का काम होता था। तो जितना तेज़ी से आप घुमाएंगे उतना आरपीएम बढ़ेगा, उतना ही तेज़ी वो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि ईएमएफ का जो सोर्स है, ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाती थी। ठीक है, तो वो कुछ और नहीं करता है, डायनेमो क्या करता है, हमेशा ईएमएफ उत्पन्न करने का काम करता है। क्या उत्पन्न करने का? ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किस में? इलेक्ट्रिक सर्किट में। और जैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। और एमएमएफ में बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट में, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर टर्न। इसको याद रखना है, एम्पियर टर्न। और कभी कभी टर्न नहीं लिखेगा, केवल एम्पियर लिखेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है। ये एनर्जी बोल रहा है, एनर्जी नहीं, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न करता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ इंड्यूस होता है, फिर टर्मिनल पे क्या बोलता है, हमको टर्मिनल वोल्टेज मिलता है, एनर्जी नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होता है। सी नहीं, बी। एक मोटर का स्टार्टर होता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल इंडक्टेंस या वेरिएबल कैपेसिटर। क्या होता है स्टार्टर? क्या होता है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल इंडक्टेंस या वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, क्या होगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होगा। ठीक है ना, स्टार्टर क्या है, हम रोटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, रोटर में जाने वाली धारा के मान को क्या कर सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं। यानी जो स्टार्टिंग करंट है 5 से 7 गुना अधिक ले रही है, उसको लिमिटिंग यानी सेफ वैल्यू तक ला सकते हैं, जिससे कि वो वाइंडिंग या फिर आर्मेचर वाइंडिंग वो जले ना, क्योंकि ज़्यादा करंट रहेगा तो I2RT हो जाएगा, जिससे लॉस होगा, क्षति होकर वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टर यानी परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मेन मकसद यही होता है कि उसकी करंट को लिमिटिंग वैल्यू यानी सेफ वैल्यू तक लाया के जाए, जो शुरुआत में 5 से 7 गुना अधिक करंट ले रही है उसको कम किया जाए। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य नहीं करता? म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य नहीं करता, इंडक्शन कॉइल, टेस्ला कॉइल, ट्रांसफार्मर या मोटर। कौन है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पर कार्य नहीं करता? इंडक्शन कॉइल, टेस्ला कॉइल, ट्रांसफार्मर या मोटर। ट्रांसफार्मर का तो कोई भूल के भी नाम नहीं लेगा।
जल्दी बताओ। चलो, पहला चीज़, ट्रांसफार्मर को तो मत मारना, ठीक है। इन जो ट्रांसफार्मर को मार दिया, समझ लो पाप कर दिया है, ठीक है। और इस जन्म में उसकी प्रायश्चित तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। दूसरा, मोटर भी नहीं। तीसरा बचा क्या, बस टेस्ला कॉइल और इंडक्शन कॉइल, ठीक है। देखो, इंडक्शन से इनाम पे क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा होगा, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य कर रहा होगा, तो ये भी नहीं हो सकते। देखो, टेस्ला कॉइल क्या होता है, टेस्ला कॉइल भी क्या है, एक तरीके से किस में प्रयोग होता है, रेजोनेटिंग ट्रांसफार्मर ही है। रेजोनेटिंग ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। टेस्ला कॉइल और कुछ नहीं है, रेजोनेंस ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, अनुनादी ट्रांसफार्मर है, मगर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य नहीं करता। म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य नहीं करता, ठीक है। टेस्ला कॉइल है क्या, लिख देते हैं, एक तरीके का क्या है, रेजोनेटिंग ट्रांसफार्मर है। पूछ देगा इसमें से रेजोनेटिंग ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो टेस्ला कॉइल ही है, ठीक है। यानी कॉइल बनाए और उसका ट्रांसफार्मर के रूप में प्रयोग करने लगे, ठीक है ना। तो यही कहानी है, और इसमें टेस्ला कॉइल क्या होगा, आंसर नहीं होगा, यानी यही सही है, ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कार्य नहीं करता। यदि आर्मेचर की गति बढ़ाई जाती है तो क्या होता है, ईएमएफ का मान बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, जल्दी बताओ। यदि आर्मेचर की गति बढ़ाई जाती है तो ईएमएफ का मान, ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़े हैं अच्छे से। ए यही पढ़े। ये एन क्या है, आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट है। अच्छा, आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट होता किसका है, कौन घूमता है, स्टेटर घूमता है कि रोटर घूमता है, तो बोलोगे सर जी रोटर घूमता है। अच्छा, रोटर पे होता क्या है, आर्मेचर होता है, यानी इनडायरेक्टली अगर आर्मेचर की स्पीड बढ़ती है तो एन की वैल्यू बढ़ती है, और एन की वैल्यू बढ़ती है तो ईबी की वैल्यू बढ़ती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि आर्मेचर की गति बढ़ाई जाती है तो ईएमएफ का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या हो जाती है, ठीक है। आर्मेचर की स्पीड बढ़ाओगे, सॉरी आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्पीड के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना कि अगर आर्मेचर की स्पीड बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस स्पीड से कम स्पीड पे चलने लगेगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है, बिलो बेस स्पीड के लिए प्रयोग होता है, बिलो बेस स्पीड के लिए प्रयोग होता है, बिलो बेस स्पीड। एबव बेस स्पीड के लिए फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरपीएम बढ़ाना है यानी आर्मेचर की गति बढ़ रही है, यानी एन की वैल्यू बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है, तो ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है।
चलो, यदि एक डायनेमो के घूमने की गति दोगुनी हो जाती है तो फिर प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? अगर डायनेमो की घूमने की गति भी क्या हो गई, दोगुनी हो जाए, तो प्रेरित ईएमएफ भी कितना हो जाएगा? प्रेरित ईएमएफ कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, प्रेरित ईएमएफ कितना हो जाएगा? फिर वही कहानी, क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा शायद ना, शायद क्या दोगुना ही होगा, क्योंकि फिर वही कहानी चल रही है। यानी क्रिकेट कहें तो डायनेमो घूमने का मतलब क्या है? अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो एक जनरेटर है, तो जनरेटर की आर्मेचर क्या हो रही है? आर्मेचर यानी एन, क्योंकि आर्मेचर ही रोटेशन करता है तो उसी की आरपीएम होती है ना। एन क्या हो गया? दोगुने स्पीड से चल रही है। तुमको पता है जो ई बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? एन के। तो अगर ये दोगुना हुआ है तो क्या ई बी का मान भी दोगुना नहीं हो जाएगा? दोनों दोगुने, तो हमारा ए भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। यानी दोगुना ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्या बोला? 2b में आधा हो जाएगा, गलत दिया है, ए दोगुना हो जाएगा। ठीक है, दोगुना हो जाएगा, आधा नहीं होगा। चलो, डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर बना जाता है। डीसी जनरेटर का फील्ड कॉइल आमतौर पर बना होता है किसका? माइका, तांबा, कास्ट आयरन या स्टील। ये तुम सब कहीं ना कहीं डीसी जनरेटर में सारे का यूज़ पड़े होंगे और कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो देखो पहली कहानी, माइका जो है कम्यूटेटर सेगमेंट पे लगा होता है। CO कम्यूटेटर सेगमेंट पे लगा होता है, सेगमेंट पे लगा होता है। होता क्या है? जो हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है, जिससे कम्यूटेटर बनता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है, उसके बीच में इंसुलेशन के रूप में एक सेगमेंट डाली जाती है। और वो सेगमेंट किसकी होती है? माइका की सेगमेंट होती है, बहुत थिक होती है। ठीक है, पतली पट्टी डाली जाती है माइका की। तो ये तो कम्यूटेटर सेगमेंट पे है, तो फील्ड कॉइल पे तो है ही नहीं, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सबको पता है, स्टेटर, या एक तरीके से बोलते हैं इसको योक के रूप में करते हैं, या फिर बॉडी फ्रेम के रूप में भी बोलते हैं स्टेटर आयरन, अरे कास्ट आयरन, जिससे क्या हो सकता है कि धूल मिट्टी अंदर न जाए। ठीक है, तीसरा स्टील, तो याद रखना माइल्ड स्टील का प्रयोग, माइल्ड स्टील का प्रयोग शाफ्ट बनाने के लिए करते हैं, शाफ्ट बनाने के लिए करते हैं, शाफ्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बचा क्या हमारा? तांबा ही बचा। तो तांबे का प्रयोग यानी कॉपर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? फील्ड कॉइल की वाइंडिंग बनाने के लिए आमतौर पे इसका प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, देखो कम समय में अच्छा क्वेश्चन देखें और हर चीज़ को डिस्कस करते हुए, हर एग्जाम्पल को हर ऑप्शन को और उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ को डिस्कस करते हुए हम लोग चलें। ठीक है, तो यानी केवल 20 से 22 क्वेश्चन नहीं हुए। एक तरीके से देखें तो एक में अगर 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन भी है, तो 66 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन। यानी हम लोगों ने लगभग क्या हुए, आधे घंटे में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और सेशन भी इम्पॉर्टेंट है, जितने दिन करीब होते चले जाओगे उतना क्या होता चला जाएगा, दाल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मल पढ़ते रहोगे, एग्जाम आएगा तो दिमाग इधर चला जाएगा, वो पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, इधर कूदोगे उधर कूदोगे, कूदने के चक्कर में क्या होता है, टाइम लैप हो जाता है। ठीक है, या लॉस हो जाता है। सही है ना? तो मन से पढ़ना है। ठीक है, एक एक चीज़ को नॉर्मल पढ़ते रहो, बस बेसिक ऊपर सरफेसली पढ़ते रहो, कोई ज़्यादा वो नहीं है।
ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना जी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बनते हैं।